सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि कल हम लोगों ने नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स उत्तर भारत के विशाल मैदान कंप्लीट करे थे। आप सभी लोगों को पता है कि जो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो कितने पार्ट्स में है? कोई बता सकता है? 22 कौन बोला ये? 5 ठीक। 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक है। सबसे पहला आप याद रखिएगा हिमालय, उत्तर भारत के विशाल मैदान। ठीक है। तीसरा है डेजर्ट। अब एक बात याद रखना, जब हम अभी पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा इंडिया में 2 टाइप के डेजर्ट है। बेसिकली होते भी 2 टाइप के डेजर्ट है। ठीक है। डेजर्ट की डेफिनेशन है जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है? ऐसा स्थान जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो उसको हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। तो भारत में ऐसे 2 स्थान है जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। एक तो आप लोगों ने थार मरुस्थल का नाम सुना है, जो कि गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है। ठीक है। एक और डेजर्ट की अगर हम बात करें तो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख, जो कि कैसा है? शुष्क। कैसा है? शुष्क, ड्राई डेजर्ट है। कैसा है? ड्राई डेजर्ट है। बात समझ में आ गई? उसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, कि सफेद मरुस्थल, व्हाइट डेजर्ट किसको कहा गया है? तो रन ऑफ कच्छ को कहा गया है। किसको कहा गया है? रन ऑफ कच्छ को कहा गया है। वहां पर जो है सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसलिए वो क्यों है उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो अरेबियन सी जो है वो पीछे खसक गया है, तो वहां पे सैंडी पार्टिकल्स मार्शी लैंड बची है, जो कि पहले अरेबियन सी का पार्ट हुआ करती थी। ठीक है। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है बचा हुआ इन द सेंस की हमने 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन कर लिए। कौन कौन से? हिमालय और नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। ठीक है। तीसरा हो गया हमारा कौन सा? डेजर्ट। चौथा हो गया है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। चौथा कौन सा हो गया? डेक्कन प्लेट्यू। पांचवा हो जाएगा हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होता है अभी बताता हूं। ठीक है। तटीय मैदान जिसको कहते हैं। 5 हो गए। छठा क्या बचा? छठा 5 हुए हैं। फिर से एक बार, हिमालय, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल रीजन्स और आइलैंड्स। 6 पार्ट में हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भौतिक विभाजन है भारत का। ठीक है। तो एक बार आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारी हेडिंग होगी, ठीक है, जो हमारा थंबनेल होगा वो होगा पेनिनसुलर इंडिया। आई एम नॉट यूजिंग द टर्म पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या यूज कर रहा हूं मैं? पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया मतलब प्रायद्वीपी भारत पढ़ने वाले, ना कि प्रायद्वीपी पठार पढ़ने वाले, मतलब उसके अंदर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह होती है कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप, ये क्या होता है? एक लैंड मास होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत भी एक ऐसा ही प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से। एक तरफ ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल से, और नीचे की तरफ सदर्न टाइप जो है इंडियन ओशन से, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। तो क्या इंडिया या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पेनिनसुला है? बहुत सारे पेनिनसुला है। ऐसे ही हमें सबसे बड़ा पेनिनसुला पता होना चाहिए। कौन सा है? अरब पेनिनसुला। ठीक है। अरब कंट्रीज जो है वो अरब प्रायद्वीप पे बसी हुई है। ठीक है। अब हमने प्रायद्वीप की बात कर ली, लेकिन हमें कौन सा प्रायद्वीप देखना है? भारत का प्रायद्वीप देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए हमें। क्या पता होनी चाहिए? इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए हमें। ठीक है। इसकी क्या पता होनी चाहिए? लोकेशन। तो प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीप का मतलब समझ में आ गया, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है। तो अगर इसकी सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो इसकी सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आती है वो क्षेत्र, या सीधी सी बात करें 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। कौन सा? 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। ये सभी को समझ में आता है? ठीक है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। इसके ऊपर चले जाएंगे तो 23.5 आ जाएगा, जो कि क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से सदन वाला पार्ट, ये दक्षिण का भाग। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग।
उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्योंकि सीधी सी बात बताएं कि इस 22 डिग्री से ऊपर चले जाओगे आप कहीं भी तो आपको लैंडमार्क मिलने लग जाएगा, तब वो पेनिनसुला थोड़ी होगा। बात समझ में आ रही है? हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हमें यह समझनी है कि अगर इसके नीचे पेनिनसुलर इंडिया है, इसके नीचे पेनिनसुलर इंडिया है, तो हमें समझना पड़ेगा, हम लोगों को यह भी पता है कि यहां पे तापी रिवर है, यहां से तापी रिवर जो है कहां पर? गल्फ ऑफ कैम्बे में जाती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। कौन सी? तापी रिवर। इस तापी रिवर के नीचे से, इस तापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें बताई गई, यूपीएससी ने भी इस बात को करेक्ट माना है। तापी रिवर के नीचे से, तापी रिवर के तापी रिवर के नीचे से क्या स्टार्ट होता है? वेस्टर्न घाट। क्या स्टार्ट होते हैं? वेस्टर्न घाट स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं? वेस्टर्न घाट। बात समझ में आ गई? ये पूरा वेस्टर्न घाट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद इस साइड जब हम देखते हैं तो यहां हमें क्या देखने को मिलते हैं? ईस्टर्न घाट। क्या देखने को मिलते हैं? ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पहली बात हमें यह समझ में आई कि इस वाला, ये वाला जो इलाका होगा, ये वाला, इसको हम कहेंगे कोस्टल प्लेन। क्या कहेंगे? कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। क्या कहेंगे? तटीय मैदान। पहली बात समझ में आई, ठीक है। अब इस तटीय मैदान और ऊपर सतपुड़ा सीरीज, ऊपर हमारी क्या आ जाती है? सतपुड़ा सीरीज आ जाती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो इस सतपुड़ा सीरीज और इधर इस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरे हुए क्षेत्र को हम कहते हैं क्या? डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार। क्या कहते हैं? दक्कन पठार। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी ही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसके बाद हम आगे समझने वाले हैं चीजों को, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे हमारे पढ़ने के हिसाब से, हमारे जो हमको कन्वीनियंट लगे हम उस हिसाब से ये चीज देखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने इस चीज को क्लासिफाई कर दिया। क्लियर है यहां तक? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो इससे आज की सीरीज में हम ये पूरा पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है वेस्टर्न घाट। एक क्वेश्चन आपको हर साल यहां से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसको हम इतने अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, याद करने की, ये समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा वो एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। हो सकता है यहां से 2 क्वेश्चन भी बन जाए, 3 क्वेश्चन भी बन जाए आज की इस एक क्लास से ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको जब हमने रफ कर दिया, अब हम इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं। किस क्लासिफिकेशन को? कौन सा क्लासिफिकेशन है ये? प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत। इसको हम क्लासिफाई करते हैं। इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमारा क्लासिफिकेशन होगा सेंट्रल हाईलैंड। क्या होगा? सेंट्रल हाईलैंड। क्या होगा? सेंट्रल हाईलैंड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि। क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई? पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा? सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा होगा डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार। क्या होगा? दक्कन पठार। इतनी बात सभी को समझ में आई? दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा? दक्कन पठार। तीसरा क्लासिफिकेशन होगा हमारा पूर्वी पठार, ठीक है। पूर्वी पठार को आप ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इस पूर्वी पठार में कौन कौन से भाग आते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, सभी मैं बताने वाला हूं बेसिकली, ठीक है। अब पूर्वी पठार के बाद जो अगला हमारा हिस्सा आता है इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। इंग्लिश में इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा पूर्वी घाट। क्या आता है? पूर्वी घाट। और लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन बचता है, इसमें हम इसको कहते हैं तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान। तो कुछ बचा प्रायद्वीपीय भारत का हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब इसको भी हम सब पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। किसको? जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई है इनको, ठीक है। इस मध्य उच्च भूमि का जो सबसे पहला पार्ट आता है, इस मध्य उच्च भूमि का जो सबसे पहला पार्ट आता है उसको हम कहते हैं अरावली श्रेणी। क्या कहते हैं? अरावली श्रेणी, अरावली रेंज। क्या कहते हैं? अरावली रेंज, ठीक है। इसी के जस्ट ईस्ट में पड़ता है मेवाड़ पठार। कौन सा पड़ता है? मेवाड़ पठार। ये पढ़ने वाले नहीं है हम, ठीक है, ये हमारे कोई काम का नहीं है इतना,
ठीक है। उसके बाद आता है मालवा पठार, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और इवन मुझसे ज्यादा पढ़ा होगा, वास्तविकता है, ठीक है। आप लोगों को तो इसका पूरा पोस्टमार्टम आता होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बुंदेलखंड पठार, क्या आता है, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, छोटा नागपुर पठार अलग हो गया ना हमारा, ये पूर्वी पठार का भाग है। इसके बाद अलावा बघेलखंड आता है, क्या आता है, बघेलखंड आता है। देखो हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देख रहे हैं, कोई एक पठार को हम क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी विंध्य श्रेणी, विंध्य रेंज, क्या आती है, विंध्य रेंज या विंध्य श्रेणी। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई? आई होप सभी को इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। ये जो है इतना पोर्शन हमें किस में पढ़ना है, मध्य उच्च भूमि में, सेंट्रल हाईलैंड में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, सेंट्रल हाईलैंड में। उसके बाद बारी आती है किसकी, दक्कन पठार की। किसकी बारी आती है, दक्कन पठार की। तो आप चाहो तो मध्य उच्च भूमि में ही सतपुड़ा श्रेणी को रख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि ये कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक है, ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसको इस कैटेगरी में रख देते हैं। यहां से शुरू होती है हमारी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। इसके बाद में महाराष्ट्र पठार, जिसको आप विदर्भ पठार भी इसी के अंदर आता है, महाराष्ट्र पठार इसी में है। इसी में कर्नाटका पठार है, कौन सा पठार है, कर्नाटका पठार है। इसी में तेलंगाना पठार है, इसी के अंदर आंध्र पठार है, इसी में आपका रायलसीमा पठार आ जाता है, इन दोनों को मिला के, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में एक और बच गया हमारा महानदी बेसिन। अगर हम इसको मतलब ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो सारी चीजें आती है, लेकिन हम सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें देखने वाले हैं। तो इसको हम बेसिकली लिख लेते हैं उड़ीसा उच्च भूमि, उड़ीसा हाईलैंड। इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, उड़ीसा हाईलैंड, ठीक है। इतने पोर्शन से मिलके बना है हमारा क्या, दक्कन पठार, जिसको हम सिंपल सा कह देते हैं दक्कन पठार, जो है महाराष्ट्र में फैला हुआ है, कुछ भाग गुजरात में है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में है, ऐसा कह देते हैं ना। लेकिन वास्तविकता में दक्कन पठार ये इतना बड़ा क्षेत्र है। इसमें तमिलनाडु का पठार भी आएगा, इसमें तमिलनाडु का पठार भी आएगा। बात समझ में आ गई सभी को? ये है एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन। जब हम डिटेल क्लास पढ़ते हैं तो इसमें एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे जो हमारी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के काम का है। बात समझ में आ गई? उसके बाद आता है पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार में हमारा सबसे पहला पठार है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि इसको इंग्लिश में लिटिल नागपुर पठार कहते हैं, इसको इंग्लिश में भी छोटा नागपुर पठार ही कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मेघालय पठार। ये एक बड़ा डिबेट है कि भाई मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है कि नहीं। तो जी हाँ, वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। इसको हम बाद में प्रूफ करके भी बता सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसी को शिलांग पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलांग पठार भी कहा जाता है। और आप सभी लोगों को पता है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्या है, ठीक है। सभी लोगों को पता है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्या है। उसके बाद तटीय मैदान जो है मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, इसको हम बाय मैप समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी क्लास आज आपकी मैपिंग की है, ऐसा समझना, ठीक है। बिना मैप के मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, तो मैप से ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली हमारी सीरीज होती है क्या, अरावली सीरीज। क्या होती है? अरावली सीरीज। तो अरावली सीरीज स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है, आगे बढ़े, अरावली सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं? अरावली। आपसे पूछे कि कौन से हिस्से का भाग है, तो मध्य उच्च भूमि का भाग है। किसका भाग है? मध्य उच्च भूमि का, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, ठीक है। कितने राज्यों में फैला हुआ है ये? 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में। इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, विस्तार मतलब एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है कि नहीं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी नॉर्थ क्या है, पूर्व, हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब हमारा जो मॉनसून होता है आता साउथ ईस्ट से, जाता नॉर्थ ईस्ट, जाता है कि नहीं? हाँ, साउथ वेस्ट यही तो है, ईस्ट बोला, ठीक है, माय एपोलॉजी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है? अब जब कल मैंने आपको शायद उत्तर भारत का मैदान पढ़ाया था, तो उसमें पश्चिमी मैदान बताया था, ठीक है। उसमें बगार वगैरह सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। तो आज हम उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? इतनी बातें सभी को क्लियर है? अब इसी अरावली सीरीज में जो इसका दक्षिणी भाग है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है,
ये अत्यधिक ऊंचा है और जो आगे वाला है, ऊंचा समझते हो ना, हाइट, इसकी हाइट क्या है, बहुत कम, और अंत तक जाते जाते इसकी हाइट खत्म ही हो जाती है। दिल्ली में तो पता भी नहीं चलता कि आप पहाड़ पे हो, पर्वत पे हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे बहुत सारे जियोलॉजिकल रीजंस है, लेकिन हम उन पे नहीं जाएंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि इस वाले क्षेत्र में इस पूरे पर्वत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक मिलती है, जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। तो आपसे पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। कहां पड़ती है ये? माउंट आबू में। कोई गया है यहाँ? हाँ, मैं भी गया हूं। ठीक है, चलिए, अच्छी जगह है, लेकिन हमारे पंचमढ़ी से अच्छी नहीं है, वास्तविकता यही है। ठीक है, सीधी सी बात है, गुजरात ड्राई स्टेट है, पास में पड़ता है। ठीक है, तो ड्राई को लिक्विड बनाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये जो स्टार्ट होता है, ये कहां से स्टार्ट होता है? गुजरात से। गुजरात में एक जगह है पालनपुर। क्या नाम है? पालनपुर। पालनपुर से ये दिल्ली रिज तक, आप सीधी से याद रखो, दिल्ली तक फैला हुआ है। कौन? अरावली। कहां तक फैला हुआ है? दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, आज इसका जो विस्तार है, क्या ये इसका पुराना विस्तार भी ऐसा ही था? नहीं, इसका जो पुराना विस्तार था, इसका जो प्राचीनतम विस्तार था, ओल्ड एक्सटेंशन था, ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय से लेकर लक्षद्वीप तक था। लक्षद्वीप तक था। कुछ बात समझ में आ रही? मतलब आज हम जो हिमालय देख रहे हैं, ये पहले हिमालय के फुटहिल्स में, मैंने बोला था ना हिमालयन प्लेट किस में चली गई है, जो तिब्बत प्लेट के अंदर, मतलब हिमालय टकराया था तो उससे K2 बना था। ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियां, चाहे आप गेसर ब्रूम 1 देख लो, गेसर ब्रूम 2 देख लो, ये जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इसके पीछे थोड़ा अरावली का भी रोल था। ये इधर लक्षद्वीप तक फैला हुआ था, क्योंकि भारत इधर चौड़ा था पहले। अब ये क्या हो गया? भारत सबमर्ज हो गया है, नीचे चला गया है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों को इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। इसका इधर वाला जो क्षेत्र है, ये सेमी एरिड क्षेत्र है, सेमी एरिड रीजन है। ठीक है, इधर वाला भी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है। सेमी एरिड क्या होता है, सभी को पता है? सेमी एरिड पता है ना? ठीक है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो। ठीक है सर, ये किस टाइप का माउंटेन है? तो ये रेसिडुअल, अवशिष्ट। किस प्रकार का है? अवशिष्ट, रेसिडुअल। इंग्लिश में एक और टर्म यूज होती है, रेलिक्ट। ठीक है, तो आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले एक चीज और ऐड कर लेना, रेलिक्ट माउंटेन की कैटेगरी में भी है। किस कैटेगरी में? रेलिक्ट माउंटेन की कैटेगरी में भी ये है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, इसका जो दक्षिण भाग है, इसका जो दक्षिण भाग है, किसका? अरावली का। वहां पर धातु की मात्रा, धातु मतलब मेटल, यहां पर मेटल्स ज्यादा मिलती है। किसके कंपैरिजन में? उत्तर में। बेसिकली इस पूरे रीजन में जो है मेटल्स ज्यादा ही मिलती है। अरावली फेमस है मेटल्स के लिए ही। ठीक है, इसके बाद यहां पे ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलता, यहां पे नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, अधात्विक खनिज मिलते हैं। कैसे खनिज मिलते हैं? अधात्विक खनिज मिलते हैं। अब जैसे गुरु शिखर, तो इस गुरु शिखर की कुछ हाइट होगी, क्योंकि एमपीपीएससी क्या करता है, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, वो बताता है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हाइट के अकॉर्डिंग जमाओ। ठीक है, तो हाइट के अकॉर्डिंग कब जमाओगे? जब हाइट पता होगी या उसके आसपास का पैरामीटर पता होगा। बात समझ में आ गई? शायद इस गुरु शिखर से रिलेटेड ही क्वेश्चन था एक आध बार। ठीक है, तो इसकी हाइट थी, इसकी हाइट है 17-22 मीटर। कितनी है? 17-22 मीटर। क्या ये हमारी धूपगढ़ से ऊंचा है? ऊंचा है 13-50। ठीक है, ऊंचा है ना? ठीक है, तो याद रखना ये थोड़ा सा हाइट में ज्यादा है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो ये इस तरह हमारा अरावली कंप्लीट हो गया, जो हमारे काम का था इतना है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? इसके बाद आता है मालवा का पठार। क्या आता है? मालवा का पठार। ठीक है, इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताने की ही जरूरत नहीं है, या अगर बताने की जरूरत भी है तो ये एमपी वाले सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मालवा के पठार के बारे में? मालवा में बेसिकली काली मिट्टी की प्रधानता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसका विस्तार भी आप लोगों को पता होगा कि ये पूर्व में किससे गिरा है, पश्चिम में किससे गिरा है, उत्तर में किससे गिरा है, दक्षिण में किससे गिरा होगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग देखने वाले हो। इसके बाद हमारा जो, अगर आप लोगों ने लिखा है तो तीसरे नंबर पे क्या था? मेवाड़ हम पढ़ने नहीं वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बारे में भी आप लोगों को पता है। ठीक है, बघेलखंड के बारे में भी आप लोगों को पता है। अब आते हैं विंध्य श्रेणी पे। किस पे आते हैं? विंध्य श्रेणी पे। ठीक है, ऐसा तो नहीं ज्यादा छोड़ रहे अपन, नहीं छोड़ना पड़ता है इतना, है ना? छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है कि बड़े बड़े देशों में। ठीक है, विंध्य श्रेणी, विंध्य रेंज। ठीक है,
ये जो विंध्य रेंज है इसका विस्तार, सबसे पहला क्वेश्चन, इसका विस्तार किन किन राज्यों में, कोई बता सकता है जल्दी फटाफट? गुजरात कहां से आ गया बेटा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में कहां है? बिहार, ठीक है, बिहार के सासाराम तक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई? तो पहली बात हमें ये पता चली कि विंध्य पर्वतमाला का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो किन किन राज्यों में है? एमपी, यूपी और बिहार। अब इसको 3 रेंज में बांट दिया गया है, 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। किसको? विंध्य को, ठीक है। इसकी जो पहली श्रेणी है उसको क्या बोला जाता है? विंध्यांचल या विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी बोलते हैं हम तो सीधी सी भाषा में। दूसरी श्रेणी को बोला जाता है भांडेर, क्या बोला जाता है? भांडेर, ठीक है। तीसरी श्रेणी को बोला जाता है क्या? कैमूर, क्या बोला जाता है? कैमूर, क्या बोला जाता है? कैमूर बोला जाता है, ठीक है। इस कैमूर के आगे एक और पहाड़ी है जो कि इसका भाग नहीं है, उसको कहते हैं पारसनाथ पहाड़ी। क्या कहते हैं? पारसनाथ पहाड़ी। क्या कहते हैं? पारसनाथ पहाड़ी। ये लिखवाने का, ये किसका पार्ट नहीं है? ये विंध्यन रेंज का पार्ट नहीं है, याद रखना। लेकिन ये लिखवाने का सेंस इसलिए है क्योंकि यहीं पे अमरकंटक है। अमरकंटक से बेसिकली 2 नदियां निकलती है, वैसे तो ज्यादा निकलती है, ठीक है। एक तो नर्मदा और एक सोन, ठीक है। तो जो सोन नदी है वो सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और इन दोनों पहाड़ियों के बीच से जाती है, याद रखना। कभी बाई चांस आपसे पूछे कि सोन नदी किन 2 पहाड़ियों से होकर निकलती है, तो कौन सी 2 नदियां हैं वो? कैमूर और पारसनाथ, ठीक है। और पटना में, पटना के पास जाके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। इतनी बात आई होप सो सभी लोगों को आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब इस पूरी रेंज की बात कर रहा हूं। आप एमपी के हिसाब से तैयारी करते हो तो आपको भांडेर की भी ऊंची चोटी पता होनी चाहिए, कैमूर की भी पता होनी चाहिए, आप एमपी के सेंस में देखते हो। लेकिन अगर हम पूरे भारत के भूगोल के सेंस में देखें तो विंध्य पर्वतमाला की, विंध्यन माउंटेन रेंज की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? गुडविल, सद्भावना जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सद्भावना शिखर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस पर्वत श्रृंखला में कौन से तत्व, किस प्रकार के मिनरल्स की जो है हायर कैपेसिटी है, ठीक है। तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, यहां क्या ज्यादा मिलता है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन, क्या मिलता है? लाइमस्टोन ज्यादा मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सभी को इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अब किस पे? अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट सतपुड़ा पे। एमपी पढ़ रहे हो ना, तो आप एमपी में इस चीज को, मतलब अब इससे ज्यादा एमपी में भी विंध्यन से ज्यादा, ये एस्कार्पमेंट है, एक बात याद रखना। ये क्या है? एस्कार्पमेंट है, भ्रंशी कगार। अभी समझाता हूं क्या होता है, कैसे बनाई है, ठीक है। ये रफ कर दो इतना में, ठीक है। चलो बता देते हैं आप लोगों को पहले कैसे बने दोनों, विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। ये आपके एमपी के मेंस में भी अगर 10-11 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी अच्छा रहेगा सतपुड़ा। बेसिकली हम कह देते हैं कि ये भ्रंश से बने हैं। किससे बने? भ्रंश से। तो बेसिकली भ्रंश 3 प्रकार के होते हैं। भ्रंश समझते हो आप लोग? फॉल्ट समझते हो सभी? दरार हो जाना, हाँ, किसी भी चट्टान में दरार हो जाना उसको कहते हैं भ्रंश। क्या कहते हैं? भ्रंश। हमने जनरली जब हम डीप में पढ़ते हैं तो ये चीजें पता चलती है। भ्रंश जनरली बेसिकली टेंशनल फोर्स से आता है। टेंशनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खिंचाव बल कह दो आप तो सीधी सी भाषा में, और भी कुछ कहते होंगे, ठीक है। टेंशनल फोर्स मतलब एक ये चट्टान है, इस चट्टान को एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो बीच में क्या आ जाएगी? गैप आ जाएगी। तो हमें ये बताया गया है कि ये कोई एक पूरा टुकड़ा था जमीन का, एक ने ऐसे खींचा, एक ने ऐसे खींचा, तो बीच में घाटी बन गई, ठीक है। जिससे एक को हमने क्या बोल दिया? एक को विंध्य बोल दिया, एक को सतपुड़ा। ये बिल्कुल गलत बात है। भ्रंश से बने हैं, लेकिन भ्रंश में भी क्या होता है? कभी कभी कंप्रेशनल फोर्स लगता है भ्रंश में भी। क्या होता है? कंप्रेशनल फोर्स लगता है। तो बेसिकली एक जमीन का टुकड़ा था, एक ने इसको ऐसे खसकाया, तो कंप्रेशन की वजह से हमें यही पता है कि केवल और केवल फोल्ड माउंटेन बनते हैं। लेकिन कभी कभी अगर चट्टान बहुत, रॉक बहुत सॉलिड है, तो फोल्ड माउंटेन ना बनकर ये क्या बन जाते हैं? ब्लॉक माउंटेन भी बन जाते हैं। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। वलित पर्वत भी बन जाते हैं। जैसे ये कोई जमीन का एक टुकड़ा था,
ये कोई जमीन का एक टुकड़ा था, इस साइड से भी फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, ऊपर उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको धक्का लगा, तो धक्का लगने से ये पूरा ऊपर ना उठते हुए, जहां पे इस थोड़ा ब्रिटल था, क्या था, ब्रिटल था, वहां से ऐसे ऊपर उठ गया। जैसे ये चीज है, इसको धक्का लगा तो ये ऐसे ऊपर उठ गया, तो ये जो ऊपर उठी हुई चीज है, ये जो ऊपर उठी हुई चीज है, इस ऊपर उठी हुई चीज को आप विंध्यन सीरीज कहते हो, और इस ऊपर उठी हुई सीरीज को आप क्या कहते हो, सतपुड़ा सीरीज कहते हो। बात समझ में आ गई। तो याद रखना, अगर मेंस में कभी लिखने का काम आए तो ये कंप्रेशनल फोर्स से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, कंप्रेशनल फोर्स से बने हुए हैं, ठीक है। कौन से, दोनों पर्वत, ठीक है। और दोनों पर्वत किसका एग्जांपल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है ये सभी आप लोगों को पता है ना, कभी कोई जमीन का टुकड़ा नीचे गिर जाए, कोई ऊपर चला जाए, ये सारी बातें, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। क्या कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। अब आते हैं किस पे, सतपुड़ा सीरीज के विस्तार पर। किस पे आते हैं, विस्तार पर। तो ये जो है इसका विस्तार अगर बात करें तो ये किन किन राज्यों में फैली हुई है, ये फैली हुई है गुजरात में। कहां फैली हुई है, गुजरात में। उसके बाद ये कहां फैली हुई है, एमपी में। उसके बाद छत्तीसगढ़, कहां फैली हुई है, छत्तीसगढ़ में। कहां फैली हुई है, छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई है, आई होप सो सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसकी जो सीरीज स्टार्ट होती है, बेसिकली जो गुजरात में इसकी सीरीज है उसको कहते हैं राजपीपला। क्या कहते हैं, राजपीपला। अब आप लोगों ने तो राजपीपला की भी हाईएस्ट माउंटेन पीक पढ़ी होगी, है ना, है ना, सुना होगा ना आप लोगों ने तो ऐसा कुछ। चलिए, उसके बाद आती है हमारी दूसरे नंबर पे, कौन सी आती है, महादेव आती है कि सतपुड़ा आती है, सोच समझ के बोलो, पहले सतपुड़ा आएगी कि महादेव। जब अगर हम इसको और बाइफिग्रेट करते हैं, जब हम इसको और ज्यादा डीप में पढ़ते हैं, बाइफिग्रेट करते हैं, तो अगली सीरीज हमारी आती है सतपुड़ा। इसी के नाम पे इस पूरी सीरीज का नाम रखा गया है, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद आती है महादेव। क्या आती है, महादेव। उसके बाद आती है, उसके बाद क्या आती है, मैकाल। क्या आती है, मैकाल। इस मैकाल का बेसिकली एक्सटेंशन ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई है। अब इसी महादेव में एक सबसे ऊंची चोटी है हमारी, कौन सी, धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सतपुड़ा की दूसरी सबसे, हाँ, अमरकंटक चोटी, ठीक है। मैकाल में ही एक जगह है, चोटी है, जिसका नाम है अमरकंटक चोटी। क्या नाम है, अमरकंटक चोटी। इसकी ऊंचाई है 1048 मीटर, ठीक है। और इसी अमरकंटक से एक नदी उत्तर की तरफ चली जाती है, एक नदी पश्चिम की तरफ चली जाती है। कौन सी, सोन और नर्मदा, ठीक है। वैसे आपने जोहिला वगैरह ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी। तो इतना हमें किसके बारे में पता होना चाहिए था, सतपुड़ा के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। बाकी आप लोगों ने और डिटेल में इसको पढ़ा ही है, ठीक है। अब जो नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, पश्चिमी घाट। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए, अब दक्कन पठार हमने शुरू कर दिया था, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ेंगे दक्कन पठार को, ठीक है। उसमें अगर हमने ये पढ़ लिया तो दक्कन पठार ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इसको रफ कर देते हैं। आप चाहो तो इस टॉपिक के नोट्स बना सकते हो, लेकिन थोड़ा फास्ट, पश्चिमी घाट के, ठीक है। अगर आपके पास नहीं लिखे हैं तो वेस्टर्न घाट, कौन से घाट, वेस्टर्न घाट।
ये है वेस्टर्न घाट, ये पूरा क्या है वेस्टर्न घाट, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट कहां से शुरू होते हैं? तो तापी नदी के दक्षिण से। कौन से नदी के? तापी नदी के दक्षिण से कौन से घाट स्टार्ट होते हैं? वेस्टर्न घाट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये बात हमने लिख ली है, ठीक है। तापी नदी के दक्षिण से, इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी ने एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। इसका मतलब इसका जो विस्तार है वो हमें पता चलेगा ना, तापी के दक्षिण से मतलब गुजरात भी आएगा, हाँ है ना, गुजरात आ गया, ठीक है। चलिए समझना आगे। मुंबई जो है वो यहां पे पड़ता है, मुंबई जो है वो यहां पे पड़ता है। काम की बात यह है कि मुंबई जो है वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में पड़ता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो विस्तार है वो तापी नदी के दक्षिण से लेके केप ऑफ कैमोरिन, जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, क्या कहते हैं? कन्याकुमारी, वहां तक है। किसका विस्तार? पश्चिमी घाट का, ठीक है। केप ऑफ कैमोरिन कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार? पश्चिमी घाट का, ठीक है, वेस्टर्न घाट का। अब इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। सर कहां बोला जाता है कि नहीं बोला? ठीक है। अब ये मैं पूरा अभी थोड़ा वेट करना आप लोगों को, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री, ठीक है। तो कहां से कहां तक सह्याद्री बोलते हैं इसको, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जब ये तापी नदी से स्टार्ट होता है, कौन? पश्चिमी घाट। तो तापी नदी से, तो ये जो है ना, ये नीलगिरी है। ये जो बड़ी सी एक नॉट दिख रही है ना, ये नीलगिरी है। ये क्या है? नीलगिरी एक नॉट का काम करता है, ठीक है। अभी समझ में आएगा। अभी अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो ये कहां तक? यहां तक इसको बोला जाता है सह्याद्री। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। थोड़ा फास्ट लिखना, ठीक है। यहां तक इसको क्या बोला जाता है? सह्याद्री। यहां तक बात समझ में आ गई? अब यहीं पे एक जगह है गोवा। क्या जगह है? गोवा, ठीक है। आप लोगों को यह बात भी पता होनी चाहिए, मैंने मैप में जिस तरह से बना रखा है कि गोवा में, गोवा के जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल प्लेन से, वहां वेस्टर्न घाट की चौड़ाई सबसे कम है। दिख रही है कितनी कम है ये गोवा में, ठीक है। तो इसलिए जब हम गोवा वगैरह जाते हैं तो वहां डायरेक्ट ही हमें वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे वो कौन सा है, दूध सागर वही है ना, ट्रेन में से जाते हुए दिखता है, ठीक है, हाँ वो वाला। और बाकी जैसे बीचेस वगैरह से भी दिखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कलंगुट वगैरह जाते हो तो वहां से भी आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वैगटोर, कलंगुट, वहां से भी देखने को मिल जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात सभी को? तो ये यहां से यहां तक मतलब गोवा तक, ये हमारा क्या है? गोवा। ये क्या है? गोवा, ठीक है। तापी से गोवा तक इसको बोला जाता है उत्तरी सह्याद्री, नॉर्दर्न सह्याद्री। क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न सह्याद्री। किसको? वेस्टर्न घाट को, ठीक है। क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न सह्याद्री, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद में गोवा से लेके नीलगिरी तक, कहां तक? नीलगिरी तक, इसको बोला जाता है दक्षिणी सह्याद्री। क्या बोला जाता है? दक्षिणी सह्याद्री। देखो मैप से याद रखोगे ना तो सारी माउंटेन पीक्स भी याद हो जाएगी। अभी क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। इसको उत्तरी और दक्षिणी पूरे को सह्याद्री बोल रहे हैं, लेकिन गोवा तक क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। गोवा से नीलगिरी तक क्या बोलते हैं? दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये जो नॉट है, ये जो नॉट है, इस नॉट के यहां से, इस नॉट से, ये जो नीलगिरी की नॉट है, यहां पे आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। बात समझ में आ रही? उत्तरी मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पे आके मिलते हैं? मतलब अगर मैं एक इस मैप में बना के बताऊं आपको, इस मैप में मैं आपको बना के बताऊं बड़ा मोटा या जैसे छोटा मोटा समझने के लिए, तो यहां से हमारे क्या आ जाते हैं? वेस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट। क्या आ जाते हैं? ईस्टर्न घाट। तो ये दोनों किस जगह आके मिलते हैं? नीलगिरी। कहां पे आके मिलते हैं? नीलगिरी पे। लेकिन इनका एक्सटेंशन और नीचे है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए उसके बाद हमारी ये क्या आ जाती है? नीलगिरी हिल्स आ जाती है। उसके बाद में हमारी जो है अन्नामलाई वगैरह ये आ जाती है, पलनी हिल्स आ जाती है और कार्डमम हिल्स आ जाती है, इलायची पहाड़ियां आ जाती है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है इतनी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने उत्तरी सह्याद्री लिखा है तो ये जो दो चोटियां दिख रही है ना आपको, दो अलग अलग, ये दो अलग अलग रेंजेस दिख रही है ना, इसमें से एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं बालाघाट, लेकिन ये बालाघाट महाराष्ट्र में नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखना, अगर आपसे बाय चांस पूछा जाए कि उत्तरी जो हमारा पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की एक रेंज है, एक सीरीज है, उसका नाम क्या है? बालाघाट, जो कि महाराष्ट्र में है। हमारा ये वाला बालाघाट नहीं है,
बात समझ में आ गई? ये तो आप मलाज खंड ले लो उसको, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में ये जो सीरीज है इसको हम कहते हैं हरीशचंद्र श्रेणी। क्या कहते हैं? हरीशचंद्र श्रेणी। इसी हरीशचंद्र श्रेणी में, बात को ध्यान से समझते हुए चलना, इसी हरीशचंद्र श्रेणी में उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछे कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई। देखो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए कलसूबाई जो है वो किस श्रेणी में आती है? जैसे हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है ना हमने? माउंट एवरेस्ट क्या है? पीक है, माउंटेन पीक है, लेकिन किस श्रेणी में आती है? ग्रेटर हिमालय। किस में आती है? तो वैसे ही इसकी बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? हरीशचंद्र श्रेणी में कौन सी चोटी है? कलसूबाई। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा अगला है सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री पे आते हैं। किस पे आते हैं? दक्षिणी सह्याद्री पे आते हैं। किस पे आते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में। बात को समझना, मैं दोनों बातें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। दो अलग अलग फैक्ट्स इससे रिलेटेड है। एनसीईआरटी ने इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक को माना है कुद्रेमुख। एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। देखो अगर आप लोगों ने इसको मैप से पढ़ा है ना, जैसे मैं जिस तरह से मैं बता रहा हूं, तो अगर ये आपको उत्तर से दक्षिण जमाने को भी दे देगा ना, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। फेवरेट टॉपिक कह सकता हूं मैं इस वेस्टर्न घाट को पूरे इंडियन ज्योग्राफी में एमपीपीएससी का, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देख लो, चाहे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आए चाहे किसी से भी रिलेटेड, एक क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है वेस्टर्न घाट से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? कुद्रेमुख क्या है? किसकी? दक्षिणी सह्याद्री की, ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, ये एनसीईआरटी ने बोला है। किसने बोला? एनसीईआरटी। और भी जो दूसरी किताबें हैं, अब एनसीईआरटी पुरानी हो गई है, ठीक है, और भी जो दूसरी किताबें हैं और जो एग्जैक्ट डाटा जिसकी अगर हम बात करें, तो उस चोटी का नाम है, वो चोटी जो है वो है बाबा बूदन पहाड़ी पर। कहां पर है? बाबा बूदन। अभी पता चलेगा वो कौन सी चोटी पे है, मतलब किस पहाड़ी पर है वो? बाबा बूदन पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? बाबा बूदन पहाड़ी पर है। और इस बाबा बूदन पहाड़ी की उस चोटी का नाम है मुलियानगिरी। क्या नाम है? मुलियानगिरी। क्या नाम है? मुलियानगिरी। बात समझ में आई? क्या नाम है? मुलियानगिरी। ये दूसरी किताबों में, अब देखना एमपीपीएससी थोड़ा है इस टाइप का कि वो दोनों दे सकता है ना, वो दोनों दे सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, अगर यूपीएससी की बात करता है तो वो एक ही देता, वैसे वो भी कोशिश करेगा कि दोनों नहीं दे, लेकिन अगर कोई एक दे वो, तो वो करेक्ट आंसर होगा मुलियानगिरी। अगर दोनों देता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुलियानगिरी, ठीक है। बात समझे? भले ही एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन करेक्ट यही है, एग्जैक्ट हाइट इसकी ज्यादा है। क्लियर है यहां तक सभी को? दोनों दे देगा तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, वो तो दे सकता है, उसका कुछ नहीं। दोनों सही नहीं करना, एक करना पड़ता है ना, ओएमआर शीट मिलती है हम लोगों को। हाँ वो एमपीपीएससी उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमें दोनों बातें पता है, अगर एक दे दे तो हम वहां देख लेंगे चीज, ठीक है। अब ये जो कुद्रेमुख है और ये जो बाबा बूदन पहाड़ी है, ये दोनों एक ही जिले में पड़ती है, चिकमंगलुरु। उस जिले का नाम क्या है? चिकमंगलुरु, ठीक है। ये चिकमंगलुरु जिला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों प्लेसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से लोहे का सबसे अच्छा ओर, जिसको हम आयरन ओर बोलते हैं, बेस्ट आयरन ओर, लोहे का सबसे अच्छा प्योरेस्ट आयरन ओर, मैग्नेटाइट, हमें यहां से मिलता है। बात समझ में आ रही? कुछ थोड़ी भेजे में घुसी, ठीक है। इन दोनों रीजन से हमें क्या मिलता है? मैग्नेटाइट। क्या मिलता है? मैग्नेटाइट, जो कि क्या है? एक अयस्क है। किसका? लौह अयस्क है, आयरन ओर है। बात समझ में आ गई? जो कि इन दोनों रीजन में मिलता है। अब ये जो बाबा बूदन पहाड़ी है, ये एक और चीज के लिए फेमस है, ये कॉफी के लिए भी फेमस है। सर आप तो सारा एक ही जगह कचरा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो बाबा बूदन पहाड़ी है, इसका नाम बाबा बूदन क्यों पड़ा? एक बाबा थे यमन से। कहां से आए थे वो? यमन। यमन समझते हो? ठीक है, यमन एक देश का नाम है, वहां से आए थे, उनका नाम बाबा ही था, तो उसके नाम पे इस पहाड़ी का नाम रख दिया गया। इस पहाड़ी पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है। इस पहाड़ी पे किसका प्रोडक्शन होता है? कॉफी का। ऐसा नहीं कि और दूसरी पहाड़ी पर नहीं होता है। दो मेन पहाड़ियां हैं, एक तो बाबा बूदन और दूसरी कुर्ग कर्नाटका में।
वहां पर भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है, जो कि वेस्टर्न घाट में। अब बात को समझना, कॉफी का प्रोडक्शन होता है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे एक स्पेशल प्रकार की कॉफी का प्रोडक्शन होता है जिसको कहते हैं अरेबिका रोबस्टा। क्या कहते हैं? अरेबिका रोबस्टा। तो डायरेक्ट दिया जा सकता है कि अरेबिका रोबस्टा प्रकार की कॉफी का प्रोडक्शन, उत्पादन किस पहाड़ी पर होता है? किस पहाड़ी पर होता है? बाबा बुदन पहाड़ी पर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को। अब इसी यहां पे दक्षिणी सह्याद्री में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है कुर्ग। क्या नाम है? कुर्ग। क्या नाम है? कुर्ग। ठीक है, कुर्ग भी कॉफी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए फेमस है। कौन? कुर्ग। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो वेस्टर्न घाट के दर्रे हैं वो भी यहीं पढ़ लेते हैं, है ना? वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में बेसिकली 4 दर्रे हैं। दर्रे समझते हैं? सभी समझते हैं? 2 पहाड़ों के बीच से जाने आने का रास्ता, उसको क्या कहते हैं? दर्रे। बेसिकली ये नेचुरल होता है, कोई बनाता नहीं है इसको, नेचुरल होना चाहिए। तो आप काट कूट के, अब तो अब चल रहा है प्रोसेस, ठीक है, वो दर्रे नहीं होंगे, वो रोड हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये नेचुरल रोड होते हैं, सीधी सी बात है, ये नेचुरल जगह होती है। ठीक है, तो इसमें 2 पासेस हमें मुंबई के पास मिलते हैं, महाराष्ट्र में। इसमें हमें 2 पासेस महाराष्ट्र में मिलते हैं। एसी चालू कर ले कि टाइम लगेगा? गर्मी नहीं लग रही? लग रही है? कर लो, कोशिश करो थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इसमें जो पहला पास है उसको हम कहते हैं थालघाट पास। क्या कहते हैं? थालघाट पास। क्या कहते हैं? थालघाट पास। सबसे जो पहला पास है ये यहां पे, ये यहां पे जो है ना, इसको हम कहते हैं थालघाट पास। हिंदी में पास को क्या कहते हैं? दर्रा। ठीक है, थाल, अब देखो रास्ता है तो किसी न किसी को जोड़ेगा, तो ये रास्ता मुंबई को नासिक से जोड़ता है। याद रखना, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कौन? थालघाट। कौन सा? थालघाट। किसको किससे जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। दूसरा पास यहां पे है, उसको हम कहते हैं भोरघाट। क्या कहते हैं? भोरघाट। ये भोरघाट यहां पे है। बात समझ में आ रही? ये भोरघाट, भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये हमारे उत्तरी सह्याद्री के 2 इंपॉर्टेंट पासेस थे। ठीक है, मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? जब आप नासिक चले जाते हो तो यहां पे नासिक में एक पहाड़ी है। नासिक में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है त्रयंबकेश्वर पहाड़ी। क्या नाम है? त्रयंबकेश्वर पहाड़ी। इस त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से 2 नदियों का उद्गम होता है। इस त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी जो पश्चिम की तरफ चली जाती है, पश्चिम की तरफ, ये बेसिकली बाद में ही नीचे आ जाती है, पश्चिम की तरफ चली जाती है। ये उत्तर भारत, सॉरी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो हमने पूरा पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा है ना, उस पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। उसी के बाद एक नदी जो है ये पूर्व की तरफ चली जाती है, एक पश्चिम की तरफ जो चली जाती है उसका नाम है वैतरणा। क्या नाम है? वैतरणा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछ लिया था क्या? अच्छा, ऐसा पूछा था, चलो कोई बात नहीं, फिर अच्छा पढ़ रहे हो मतलब। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसी के बाद में जब हम थोड़ा और जाते हैं तो यहां पे एक और पहाड़ी मिलती है हमें, जिसको हम कहते हैं महाबलेश्वर पहाड़ी। क्या कहते हैं? महाबलेश्वर पहाड़ी। ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर कोई मुंबई वगैरह, पुणे वगैरह में रहता है ना, तो मॉनसून के टाइम पे बहुत घूमने जाता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छी जगह घूमने के लिए। ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कृष्णा नदी का उद्गम यहीं से होता है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आई होप सो सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो कर्नाटका में जैसे ही जाते हैं हमें एक और पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? कावेरी। तो उत्तर भारत की जो 3 प्रमुख, सॉरी दक्षिण भारत, उत्तर भारत में क्यों बोल रहा हूं, दक्षिण भारत की जो 3 प्रमुख नदियां हैं, उन तीनों प्रमुख नदियों का उद्गम किससे हुआ? पश्चिमी घाट से हुआ। किससे हुआ? पश्चिमी घाट से हुआ। और तीनों पहाड़ी भी हम लोगों ने देख ली। तीनों पहाड़ी भी हम लोगों ने देख ली। अब ये जो कावेरी नदी है,
ये कावेरी नदी जैसे जैसे आगे जाती है, कावेरी नदी जब पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा, ये एबे वाटरफॉल बनाती है। क्या बनाती है? एबे वाटरफॉल। फिर ये शिव समुद्रम बनाती है, ठीक है, ये शिव समुद्रम भी यही बनाती है, स्टेप फॉल्ट से होके बहती है, ठीक है। किससे बहती है? स्टेप फॉल्ट, सोपानी भ्रंश से होके बहती है, ठीक है। ये अभी बात की बात है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को क्लियर हो गया? अब मैं इस डायग्राम को रफ करके सिर्फ और सिर्फ नीलगिरी हिल्स बनाने वाला हूं। यहां तक क्लियर हो गया? अब दूसरा हमारा अगला जो टॉपिक चलने वाला है वो नीलगिरी पहाड़ी पर चलने वाला है। किस पे चलने वाला है? नीलगिरी। आपको यह समझ में आ गया कि जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री है उसका बाइफिग्रेशन किस बिहाफ पे हुआ? गोवा तक, फिर गोवा से नीलगिरी तक। ये समझ में आ गया? उन दोनों की सबसे ऊंची चोटियां देख ली हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, कर दूं? चलिए, वेस्टर्न घाट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें भी अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये एक नोट है, ये ग्रंथि की तरह काम करती है। कौन? नीलगिरी। ग्रंथि मतलब बड़ी दिख रही है, दो चीजों को जोड़ रही है। एक तो उधर से पूर्वी घाट और इधर क्या है? पश्चिमी घाट, है कि नहीं है? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसका विस्तार किन राज्यों में? यही बात समझो। ये जो नीलगिरी हिल्स है ये कितने राज्यों में फैली हुई है? तो ये केकेटी, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में फैली हुई है। किन किन राज्यों में फैली हुई है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। कहां फैली हुई है? तमिलनाडु में फैली हुई है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब पूछा जाएगा कि ये पूरी क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है। इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नीलगिरी, दोदा बेट्टा, ठीक है। ये इसकी सब, अभी हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? नीलगिरी की। किसकी कर रहे हैं? नीलगिरी की। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो ये तो सर पढ़ा नहीं। नीलगिरी की बात कर रहा हूं, माकुर्ती, है ना। ऐसा पूछा नहीं जाएगा, ऐसे एमपीपीएससी इतना जुल्म नहीं करता है अपने बच्चों पे, ठीक है। लेकिन पूछ ले कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी, क्योंकि कभी ना कभी तो क्वेश्चन खत्म होने वाले उसके पास वेस्टर्न घाट को लेके। अब इसको मैं तो ऐसे ही लिखता हूं, और कुछ बोलते हैं क्या? हो सकता है मुकुर्ती भी बोलते हैं, लेकिन हो सकता है मुकुर्ती हो, लेकिन मैंने जहां तक लिखा हुआ भी देखा है वो ऐसे इसी टाइप से देखा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई डाउट अभी तक? थोड़ा बहुत भी, ठीक है। इसी में एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, उस जगह का नाम है ऊटी। गए होंगे बहुत सारे लोग, नहीं गए? ये तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखना। इसका एक्सटेंशन 3 राज्यों में है कि नहीं है? अभी बताया कि नहीं बताया? तो तमिलनाडु में पड़ती है ऊटी, है ना। क्या है? हिल स्टेशन है। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी होती है कि नहीं होती है ना? होती है, होती होगी नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया? चलिए, एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पे एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है टोडा। क्या नाम है? टोडा, ठीक है। तो आप याद रखना, डोडा यहां पे है तो टोडा भी यही होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये जो टोडा जनजाति है, ये क्यों फेमस है? ये बहुपति विवाह के लिए फेमस है, ठीक है। मल्टी हस्बैंड, सीधी सी बात, ठीक है। क्लियर है? अब अगली बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में, वो है शोला फॉरेस्ट, शोला वन, है ना। इसका शोले से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। शोला वन कहां पाए जाते हैं भारत में? होते क्या है ये नहीं पता? पता है किसी को? नहीं पता? बता देते फिर। ये 2 पर्वत दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये इस पर्वत की वैली है। वैली है कि नहीं? वैली है, ठीक है। बेसिकली अगर वेजिटेशन होगा तो पर्वत के इन क्षेत्रों में होगा, इन क्षेत्रों में होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये शोला वन एक स्पेशल टाइप का वन होता है जो कि वैली में भी मिलता है। बात समझ में आ गई? जो कि माउंटेन्स के बीच में वैली, घाटी होती है ना, नदी घाटी, ठीक है, उसमें भी मिलता है। इसलिए स्पेशल टाइप का है। और भारत में कहां मिलता है? नीलगिरी पर्वत पर, पहाड़ी पर मिलता है। यहां तक अगर सभी को
बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़े। क्लियर है इतना सभी को? इसको इसके जस्ट नीचे फिर हमारी अगली सीरीज स्टार्ट हो जाती है। इसके जस्ट नीचे हमारी अगली सीरीज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसके बीच में एक रास्ता दिख रहा है आप लोगों को? उसके बीच में एक रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये रास्ता क्या कहलाएगा? ये दर्रा है। दर्रा है कि नहीं है? कौन सा दर्रा है बताओ? पालघाट। कौन सा है? पालघाट। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है। ठीक है, ये पालघाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है? कोई बता सकता है? ये कोलकाता यहां से कहां आ जाए? ये पलक्कड़ जो कि केरल में पड़ता है। पलक्कड़ केरल को किससे जोड़ता है? अब तो बताओ। किसको? कर्नाटक कहां से है? कुछ भी नहीं, थोड़ा और सोच के बताओ। नहीं, पुडुचेरी वहां है, माहे भी थोड़ा इधर है। चलो कोई बात नहीं, ये जोड़ता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर कहां है? तमिलनाडु। तो हम कह सकते हैं कि ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ रहा है। हाँ है ना? ठीक है, चलो इतना लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद ये जो मैंने पीक बनाई है, ये कौन सी है? ये है अन्नामलाई चोटी। कौन सी है? अन्नामलाई चोटी। कौन सी है? अन्नामलाई चोटी। ठीक है, इस अन्नामलाई चोटी की सबसे ऊंची माउंटेन पीक का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। अब इससे रिलेटेड एक बात और निकल के आएगी। क्या नाम है इसका? अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी। देखो बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है इसलिए ऊंची है, और सबसे ऊंची है पूरे वेस्टर्न घाट में। हमने कलसूबाई देखा, हमने कुद्रेमुख देखा, हमने मुलियानगिरी देखा, हमने डोडा बेट्टा देखा, माकुर्ती देखा, उसके बाद अनाईमुड़ी देखी। इनमें से सबसे ऊंची कौन सी है? सब में से जितना भी पूरा वेस्टर्न घाट बनाया ना, अरे हाँ है ना, इस पूरे वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तीन बातें बन सकती है। पहला तो क्या पूछेगा कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत है ना, इस पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। पूरा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत कहां से स्टार्ट होता है? 22 डिग्री नॉर्थ से। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो जाता है। कौन? भारत, दक्षिण भारत स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अब हमें इनका अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ कोई बताए तो भी हम कर सकते हैं कि पहले कौन सी आती है? अभी और आएगी नीचे। ठीक है, अभी और आएगी, लेकिन अभी यहां तक तो समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब ये जो अन्नामलाई पहाड़ी है, इसका विस्तार किन किन राज्यों में? इसका विस्तार तमिलनाडु और केरला में है। कहां पर है? तमिलनाडु और केरल में है, या केरला में है। ठीक है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तमिलनाडु से केरल तक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, अब इतना मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद हमें यह पता चला था, ठीक है, यहां पे क्या थी हमारी? अन्नामलाई। उसके बाद यहां पे एक ऐसे पहाड़ी है, इस पहाड़ी को हम कहते हैं पलनी पहाड़ी। क्या कहते हैं? पलनी पहाड़ी। क्या कहते हैं? पलनी हिल्स। क्या कहते हैं? पलनी हिल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? पलनी पहाड़ी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रास्ता दिख रहा है, ये यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस रास्ते को हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? दर्रा। इस दर्रे को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? सेनकोटा। तो 4 पास है इंपॉर्टेंट बेटा इसमें। सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा? सेनकोटा दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये किसको किससे जोड़ता है? तो ये त्रिवेंद्रम जो कि केरल में पड़ता है, को मदुरई किससे? मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है। कौन सा? सेनकोटा। बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए,
अब इस पलनी पहाड़ी के बारे में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो क्वेश्चन बन सकता है, वो ये पता होना चाहिए कि इस पलनी पहाड़ी में एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है। उस आर्टिफिशियल लेक का नाम है कोडई कनाल। क्या नाम है? कोडाई कनाल। क्या नाम है? कोडाई कनाल। ठीक है, ये किस पहाड़ी पर है? सेनकोटा। और कृत्रिम है कि प्राकृतिक, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल? इसको अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, उसके बाद हमारी अगली पहाड़ी आ जाती है जिसको हम कहते हैं इलायची पहाड़ी। क्या कहते हैं? इलायची पहाड़ी। क्या कह देते हैं? इलायची पहाड़ी। ठीक है, इसको इलायची पहाड़ी इंग्लिश में इसको कार्डेमम हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेमम हिल्स। इसको इलायची पहाड़ी क्यों कहते हैं? इलायची का प्रोडक्शन होता है, लौंग वगैरह ये भी इनका प्रोडक्शन भी होता है। यही वो पहाड़ी है जिसकी वजह से हम गुलाम रहे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मसालों का प्रोडक्शन हो रहा था और इसी मसालों ने ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया कि नहीं किया? ठीक है, और सबसे पहले आप देखते हैं वो केरल वगैरह, कोच्चि वगैरह में आए थे कि नहीं आए थे? तो ये उनका प्लान था कि ये मसाले ले जाए यहाँ से। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसके बाद इस कार्डेमम हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? अगस्त्य मलाई। क्या है? अगस्त्य मलाई। और ये जो अगस्त्य मलाई है ये 2 राज्यों में फैली हुई है, तमिलनाडु प्लस केरल। ये 2 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, कितने राज्यों में फैली हुई है? 2 राज्यों में फैली हुई है। कौन सी? अगस्त्य मलाई। ठीक है, अब ये जो अगस्त्य मलाई है, सॉरी, ये जो इलायची पहाड़ी है, इस इलायची पहाड़ी पे भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। वो महेंद्रगिरी अलग है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार हमारा वेस्टर्न घाट कंप्लीट होता है एक छोटे से फॉर्मेट में। क्लियर है यहां तक? अब मुझे जहां तक उम्मीद है हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। ऑलमोस्ट मतलब चांस है कि मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसको रफ कर दिया। चलिए, अब बारी आती है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट के पास बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ज्यादा है। क्या है? जैव विविधता ज्यादा है। क्यों है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, समझना। क्या भारत शुरू से ऐसा था? तो पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि ये जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट बने कैसे? वेस्टर्न घाट बने कैसे? तो ये आपको पता है, यहां अरावली ऊपर चल जा रहा था, टकरा गया था। तो ये वाला जो हिस्सा है, पहले भारत ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था भारत। बात समझ में आ रही? तो ये वाला हिस्सा कहां चला गया? जमीन के पानी के अंदर चला गया। कहां चला गया? पानी के अंदर। तो ये हिस्सा पहले ऐसा हुआ करता था, अब ये हिस्सा कहां चला गया? पानी के अंदर। तो ये अगर इधर नीचे जा रहा तो ये हिस्सा ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। ये वाला ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठने से आपको पता है, जब कोई पठार या कोई जमीन का हिस्सा नीचे गिर जाए और उससे कोई पर्वत बने तो उस पर्वत को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन। इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहना सही नहीं है, ये एक भ्रंशीय कगार है, फॉल्ट स्क्रैपमेंट है, स्कार्पमेंट है। ठीक है, क्या है? स्कार्पमेंट है, मतलब एक हिस्से के नीचे गिरने की वजह से कोई प्रोसेस ऊपर उठ गई। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इससे हमारा क्या बना है? ये इससे हमारा ये क्या बना हुआ है? वेस्टर्न घाट बना हुआ है। अब इसके पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि जो हमारा मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून है हमारे यहाँ, ये साउथ वेस्ट मॉनसून जब आता है तो आके सबसे पहला एनकाउंटर इसका किससे होता है? वेस्टर्न घाट से होता है। अब ये मॉनसून कैसे आता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, वो सब बात की बात है। ठीक है, तो ये मॉनसून आके सबसे पहले इसी से टकराता है। मॉनसून की जो हवा है वो ऊपर टकराने के बाद ऊपर उठ जाती है, बादल बनाती है और यहाँ पे बारिश करवा देती है। तो बारिश ज्यादा होगी तो वेजिटेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? वेजिटेशन ज्यादा होगे तो जीव जंतु ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है।
किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारा वेस्टर्न घाट बना कैसे है? भ्रंशी कगार है, स्कार्पमेंट फॉल्ट या फॉल्ट स्कार्पमेंट है। क्लियर है यहाँ? तो अब हमने हमारा वेस्टर्न घाट कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं ईस्टर्न घाट पे। ईस्टर्न घाट से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ना के बराबर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट से ठीक है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आपको पता है यहां पे हमारी क्या है? ये नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी। यहां पे पलनी पहाड़ी है। यहां पे क्या है? पलनी पहाड़ी है। क्या है? पलनी पहाड़ी है। कहां पर? नीलगिरी। ठीक है, तो इसके जस्ट पास में यहां पे एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं वर्षुनाड। क्या बोलते हैं? वर्षुनाड। देखो, अगर आप नी भी लिखना चाहो तो चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी बता देता हूं। क्या बनता है सबसे पहला? वर्षुनाड। हमें आगे भी आज पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्षुनाड। क्या बोलते हैं? वर्षुनाड। ठीक है, उसके बाद अगली जो पहाड़ी आती है उसको हम बोलते हैं सिरुमलाई। क्या बोलते हैं? सिरुमलाई। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं अब लिखूंगा नहीं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सिरुमलाई। क्या बोलते हैं? सिरुमलाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिरुमलाई। ठीक है, उसके बाद आती है पंचमलाई। क्या आती है? पंचमलाई। यहां पे क्या आती है? पंचमलाई। मतलब हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो कटा फटा है। क्या है? कटा फटा है। पहली बात तो एक बात और लिख लेना कि जो ईस्टर्न घाट है वो वलन की प्रक्रिया से बना है। किससे बना है? वलन, फोल्डिंग। जो हमारा हिमालय बना है ना, उसी प्रोसेस से बहुत पहले बन गया था। क्लियर है? हमारा पूर्वी घाट वलन की प्रक्रिया से बना है, फोल्डिंग से बना हुआ है। जैसे हमने अभी देखा कि पश्चिमी घाट कैसे बना हुआ है? भ्रंश से बना हुआ है। तो वो कैसे बना हुआ है? वलन से बना हुआ है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब ये कटा फटा ज्यादा क्यों है? क्योंकि नदियां इसी तरफ जाती है, तो नदियां क्या कर देती है? काट दी है इसको। ठीक है, इसका अपक्षय अपर्दन कर दिया गया। अब ये दूसरी जो पहाड़ी मैंने बनाई है, ये कौन सी है? पंचमलाई। एक बात ये याद रखना है कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी बहुत पवित्र नदी माना जाता है इसको तमिलनाडु में, ये तिरुमलाई और पंचमलाई के बीच में से फ्लो होती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी, और अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसके बाद अगली जो पहाड़ी आती है उस पहाड़ी को हम कहते हैं जाउडी। उसको हम क्या कहते हैं? जाउडी। क्या कहते हैं? जाउडी कहते हैं। अगली जो पहाड़ी उसको हम क्या कहते हैं? जाउडी। इसी जाउडी के इस साइड यहां देखोगे तो शेवराई देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई? ये जितनी भी मैंने आपको बताई ये सब तमिलनाडु में। ये सब कहां है? तमिलनाडु में। ये सब कहां है? तमिलनाडु में। इसके बाद आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है। आंध्र प्रदेश से नागरी सबसे पहले कौन सी है? नागरी। कौन सी है? नागरी। फिर पालकोंडा, नागरी के बाद में पालकोंडा, फिर सेनकोटा, सॉरी वेल्लीकोंडा। कौन सी है? वेल्लीकोंडा। पालकोंडा, वेल्लीकोंडा हो गया। फिर उसके बाद में नल्लामला। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए अगर ज्यादा भी डिटेल में पढ़ लो। उसके बाद आ जाते हैं उड़ीसा पे। कहां जाते हैं? उड़ीसा पे। उड़ीसा में गर्जत पहाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गर्जत पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट का पार्ट है और कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। इससे रिलेटेड एक और बात पता होनी चाहिए कि यहीं पे दो पहाड़ियां पड़ती है इसके आसपास। बहुत डिबेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बता रहा हूं। पूर्वी घाट, जैसे हमने देखा था पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अनाईमुड़ी। कौन सी थी? अनाईमुड़ी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि चलो जल्दी फटाफट जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको दक्षिण से उत्तर की तरफ जमाओ, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? अगस्त्यमलाई। कौन सी आएगी? अगस्त्यमलाई। उसके बाद अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के बाद में ऊपर कुद्रेमुख, बाबा बुदन, सॉरी दोदा बेटा पहले आएगी। कौन सी आएगी? दोदा बेटा। उसके बाद बाबा बुदन, उसके बाद कुद्रेमुख, उसके बाद कलसुबाई। तो जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? इसके पीछे का कारण, क्योंकि भैया कोई हिस्सा तिब्बत से टकराया था, तो जब मैं मान लो इस रिमोट को यहां से ऐसे फेंकूं या ऐसे किसी से टकराऊं, तो ये जब ऐसे किसी से टकराएगा तो इधर तो ये नीचे जा रहा है, तो इधर से ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? तो जिस साइड से ये ऊपर उठा है फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस साइड की जो चोटियां हैं वो क्या है?
ऊंची है। ऊंची है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सीक्वेंस भी पता चल गया, इसको आप एक जगह लिख लेना क्योंकि सारी चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि एक महेंद्रगिरी है और दूसरी है देवोडी मुंडा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कितने लोगों ने ऑनेस्टली बताना महेंद्रगिरी पढ़ा है? गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है देवोडी मुंडा। क्या है? देवोडी मुंडा, जो कि कहां पड़ती है? देवोडी मुंडा जो कि उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। कौन सी चोटी है ये? देवोडी मुंडा है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो देवोडी मुंडा है इसकी हाइट 1594 और कहीं कहीं पर 1592 भी लिखी हुई है। ठीक है, और जो आपकी महेंद्रगिरी है वो 1505 या 1510 के आसपास ही उसकी हाइट। तो सबसे ऊंची कौन सी हुई? आप एटलस में भी चेक कर लेना। ठीक है, याद रखना जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवोडी मुंडा। महेंद्रगिरी लिखा हुआ है बुक में, वो काट देना। क्लियर है? तो इसी प्रकार हमारे पश्चिमी घाट भी कंप्लीट होते हैं। पश्चिमी घाट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही निकल के आता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये दोनों किस हिल्स पे जाके मिलते हैं? तो नीलगिरी हिल्स पे जाके मिलते हैं। ठीक है, और नीलगिरी हिल एक ग्रंथि, एक नॉट का काम करती है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका ओरिजिन अभी बताना देखो पॉसिबल, चलो थोड़ा फास्ट देखते हैं। क्या हुआ था कि जब अलग हो रही थी प्लेट्स तो बीच में रिजेस बन रहे थे और यहां पे क्या है? यहां पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ था। क्या हुआ था? सेडिमेंट्स का डिपोजिशन। तो दो प्लेट इस साइड से ऐसे टकराई थी। बात समझ में आ रही? फोल्ड हुई थी यहां पे दो प्लेट्स। ठीक है, तो उससे बना। बहुत लंबी प्रोसेस है अगर इनके ओरिजिन को समझना है तो। ठीक है, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। आप इतना पता रखो कि यहाँ पे जो है सेडिमेंट्स थे, क्योंकि ओशियन था इस साइड, तो रिवर्स ऑब्वियसली सी बात है कि अपने सेडिमेंट्स गिराती होंगी यहाँ पे। तो इस प्लेट से एक प्लेट टकराई थी। ठीक है, जब इंडिया नीचे था तब की बात है। क्लियर है? और उस सेडिमेंटेशन से फिर क्या बना? हमारा एक फोल्ड माउंटेन बना। ये पूरा आज जैसा कटाफटा है, उस समय कटाफटा नहीं था। तो हम कह सकते हैं ये भी बहुत पुराना है, हिमालय अरावली की तरह, लेकिन इसकी इतनी बात नहीं होती क्योंकि बीच में क्या है? कटाफटा है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटा नागपुर पठार। ठीक है, इसको रफ कर दे। छोटे से कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कोयले के लिए। किसके लिए फेमस है? कोल। और किस प्रकार का? कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चार प्रकार का होता है, एबीएलपी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में, इंडिया में सबसे ज्यादा किस टाइप का कोल पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। और इसी रेंज में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? इसी पठार में बिटुमिनस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या कहते हैं इसको? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अगर इसका एक्सटेंशन देखें, किसका? छोटा नागपुर पठार का, तो ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका विस्तार मेनली इन चार राज्यों में है। ठीक है, इसकी मुख्य नदी कौन सी, कोई बता सकता है? दामोदर। कौन सी है? दामोदर। इस दामोदर से रिलेटेड एक और बात बता देता हूं, ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। क्यों प्रदूषित है? क्योंकि ये फॉल्ट से होके बह के आती है, भ्रंश घाटी से बह के आती है। ठीक है, ये किससे बह के आती है? अब एक और बता देता हूं, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां नाम बताओ जल्दी फटाफट। फॉल्ट से बहने वाली नदियां बताओ। नर्मदा, तापी या ताप्ती और दामोदर। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछे कुछ भाग सोन का भी है कि नहीं? हमने देखा था कि नहीं देखा था? कैमूर और पारसनाथ दोनों के बीच में से, तो पहाड़ के बीच में से जा रही, तो कुछ भाग, और कुछ भाग महानदी का भी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तीनों तो परमानेंट है। ये तीनों तो परमानेंट है, तो आप याद रखना ये तीन दिया होगा और ऑप्शन में कोई और दिया होगा।
ठीक है, और वो नहीं होगा तो वो क्वेश्चन ऐसी तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से नहीं बहती है। ठीक है, दामोदर नदी आपसे पूछे कि छोटा नागपुर पठार की मुख्य नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। कौन सी है, दामोदर नदी है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और चीज की यहाँ पे किस क्रम की चट्टान पाई जाती है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम की, गोंडवाना लैंड नहीं, गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। जब हम चट्टान पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि आर्कियन क्या होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या होती है, विंध्यन क्रम की चट्टान क्या होती है, ठीक है, और गोंडवाना क्रम की चट्टान क्या होती है। ये डिटेल में पढ़ने वाली बातें हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस क्रम की किस सीरीज की चट्टान पाई जाती है यहाँ पे, गोंडवाना। उसी गोंडवाना में हमें क्या मिलता है, कोल, और कोल जो है वो हमें किस प्रकार की चट्टान से मिल सकता है, बेसाल्ट नहीं, अवसादी चट्टान से। किस प्रकार से मिलेगा, अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है ना, सेडिमेंटेशन हो जाता है, उसके ऊपर डिपोजिशन होता है, फिर तो कोल मिलता है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, इसी प्रकार हमारा छोटा नागपुर पठार भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं पूर्वी पठार पे। किस पे आते हैं, पूर्वी पठार पे। देखो जो मेन बातें हैं वो पता होनी चाहिए, वो है, बाकी तो पढ़ने में क्या है, बहुत सारी चीजें। अब अगर आप देखना चाहो तो इस छोटा नागपुर पठार को और थोड़ा सा बता देता हूं। चलो, ये छोटा नागपुर पठार है। इस छोटा नागपुर पठार में इस साइड जो जगह है इसको बोला जाता है राजमहल पहाड़ियां। क्या बोला जाता है, राजमहल पहाड़ी। मतलब ये पूर्व में किससे घिरा है, राजमहल। इसी छोटा नागपुर पठार के जब आप टुकड़े करते हो तो इसका जो उत्तरी पार्ट है उसको बोला जाता है हजारीबाग पठार। डिटेल में पढ़ने का क्या है, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। हजारीबाग पठार क्या है, हजारीबाग पठार। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हजारीबाग पठार। और इसका जो दक्षिण भाग है उसको बोलते हैं रांची का पठार। क्या बोलते हैं, रांची का पठार। ठीक है, क्या बोलते हैं, रांची का पठार। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई। ये इसका जो है वो एक्सटेंशन है, या फिर इसकी हमने सारी चीजें देखी कि किधर से कैसे इसकी स्थिति है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं पूर्वी पठार पे। किस पे आते हैं, पूर्वी पठार पे। मतलब ये भी पूर्वी पठार का भाग है, लेकिन मेघालय पठार। किस पे आते हैं, मेघालय पठार पे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? मेघालय पठार पे आते हैं। मेघालय पठार, सीधी सी बात है कि मेघालय में होगा, है ना। इसको शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इस पठार पर ऐसा समझ लिया जाता है कि ये हिमालय का भाग है, लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इसमें 3 प्रमुख ऐसे चोटियां हैं। किसमें, ये तीनों चोटियों के नाम, तीनों पहाड़ियों के नाम वहां पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखे गए। ठीक है, पहली को हम बोलते हैं गारो। क्या बोलते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। क्या बोलते हैं, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन हम तो पठार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पठारी पढ़ रहे हैं ना। तो आपसे पूछेगा कि मेघालय पठार या शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ। चोटी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। नोकरेक। पढ़ा सब, याद नहीं आता है ना। कौन सी है, नोकरेक, जो कि किसमें है, गारो में। ठीक है, अब देखो गारो तो एक पूरी पहाड़ी हो गई ना, इसमें कोई एक चोटी होगी। समझ में आ रही बात? तो आपसे पूछे शिलोंग पठार या मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक। कहां पड़ती है, गारो पहाड़ी। अब एक फेमस है खासी। इस खासी का हमारी खासी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ट्राइब, एक जनजाति है। ठीक है, इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसी पहाड़ी में 2 शहर या 2 इलाके पड़ते हैं। एक गांव है बेसिकली, चेरापूंजी और, ठीक है, मौसिन राम और चेरापूंजी। इन दोनों जगह बहुत ज्यादा वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में बहुत होती थी, आज भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होती है विश्व में, मौसिन राम में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, मौसिन राम में होती है। ठीक है, जो कि किस पहाड़ी में पड़ता है, खासी में। इन दोनों शहरों या एक गांव एक शहर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब चेंज हो गया है, अभी जो रिपोर्ट आई है ना वर्तमान, इसमें मौसिन राम। देखो अब यहाँ पे बारिश ज्यादा क्यों होती है, फनल इफेक्ट होता है यहाँ पे। क्या होता है, फनल इफेक्ट। एक जल्दी से आपको बता देते हैं, इसको रफ कर दे। जब हम इंडिया को देखते हैं, ठीक है,
ये हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही है कि नहीं है? ठीक है। अब साउथ वेस्ट मॉनसून ऐसे जाता है और फिर यहां से ऐसे पैरेलल भी जाता है और इससे टकराने के बाद भी ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो ये विंड बिल्कुल सीधी जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही? ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहां से जाने के बाद में ये गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों में एक ऐसा फनल बन जाता है, कुप्पी इफेक्ट बन जाता है, जिससे विंड जाके इनमें टकरा जाती है। बांग्लादेश में तो कोई पठार है, पर्वत है ही नहीं, तो वहां विंड रुके, तो ये वहां जाने के बाद टकराने के बाद में यहां पे फंस जाती है विंड और कंटिन्यूअसली इस इलाके में बारिश करवाती रहती है। तो याद रखना फनल इफेक्ट, एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। फनल इफेक्ट के कारण वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश जो है कहां होती है? मौसिनराम में होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है, ऑलमोस्ट। देखो ये हमारा क्या हो गया था? पश्चिमी घाट। क्या हो गया था? पश्चिमी घाट। ये क्या हो गया था इधर से? ये क्या हो गया था? पूर्वी घाट। ठीक है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। यहां हमने क्या देखा? ये सतपुड़ा। इसके ऊपर ये यहां क्या देखा? विंध्य। विंध्य देखा कि नहीं देखा? देखा। यहां हमने देखा क्या? मेघालय का पठार। देखा? बात समझ में? ठीक है। अब एक चीज समझते जाना, इस मेघालय के पठार में ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, सॉरी, ये वाला पठार, दक्कन का पठार। ठीक है। कभी कभी इंसान भावनाओं में रह जाता है। ठीक है। इस पठार को हम कहते हैं महाराष्ट्र पठार। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र पठार। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र पठार। ठीक है। अब उसके बाद में यहां गोवा आ जाता है। गोवा आ जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में गोवा पड़ता है। ठीक है। अब इस गोवा के बाद में कर्नाटका, और ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट, और यहां से चालू हो जाता है कर्नाटका। ये मैंने गैप छोड़ी है थोड़ी सी। ये क्या चालू हो जाता है? कर्नाटका। हालांकि हमारे पास एक कोई पैरामीटर नहीं एग्जैक्ट। तो कर्नाटका पठार और पश्चिमी घाट के बीच में एक समतल जगह है, एक फ्लैट सरफेस है। कुछ बात समझ में? मतलब इनके बीच में थोड़ा मैदानी क्षेत्र है। इनके बीच में क्या है? थोड़ा मैदानी क्षेत्र है। इस फ्लैट सरफेस को मलनाड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलनाड कहा जाता है, या मलनाडु भी कहा जाता है। ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या है मलनाड? तो कर्नाटका और वेस्टर्न घाट के बीच का एक फ्लैट सरफेस है, जिसको क्या कहा जाता है? मलनाड कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद में अगर हम ये देखें तो ये हमारा तेलंगाना का पठार है। ये कौन सा है? तेलंगाना का पठार है। यहां पे हमारा छत्तीसगढ़ या दंडकारण्य का पठार है कि नहीं है? ठीक है। यहां पे उड़ीसा उच्च भूमि है। ये क्या है? उड़ीसा उच्च भूमि है। ये हमारा आंध्र पठार है। ये क्या है? आंध्र पठार है। ये हमारा तमिलनाडु पठार है। थोड़ा नीचे बनाएंगे। ठीक है। ये हमारा क्या है? तमिलनाडु पठार है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा क्या है? छोटा नागपुर पठार। हो गया कि नहीं हो गया? सब कुछ हो गया कंप्लीट। ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए हमें। ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब हमने लिखा नहीं है यहां पे। सभी को समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो इसी प्रकार हमने जो है क्या पढ़ लिया? प्रायद्वीपीय भारत पूरा पढ़ लिया। एक छोटे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे इससे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, एक फटाफट और पूरा कंप्लीट। कल सिर्फ आइलैंड बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ आइलैंड बचेगा। उसके बाद नदियां वदियां पढ़ना चालू करेंगे, है ना? ठीक है। इसको रफ कर दे। अच्छा बना है वैसे। ठीक है। अब आते हैं तटीय मैदान पे, या तटीय क्षेत्र भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है। इसको क्या कह सकते हो? समझना। तटीय क्षेत्र 22 डिग्री से चालू हो जाता है, 22 डिग्री नॉर्थ से। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले कच्छ से चालू होता है। ठीक है। कच्छ का तट सबसे बड़ा तट है। ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं कच्छ का तट। क्या बोलते हैं? कच्छ का तट। ठीक है। इसको हम बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं?
काठियावाड़ी है। आप बोल सकते हो कच्छ मैदान है, काठियावाड़ मैदान है। ये जो काठियावाड़ मैदान है ये कहां तक है, आप अगर देखोगे तो ये दीव तक है। दमन दीव जो है ना ये वहां तक है। बात समझ में आ गई? ये कहां तक है? दीव तक। अब दीव से लेके गोवा तक, कहां तक? दीव से लेके गोवा तक। इस तट को बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। बहुत सारी जगह गुजरात से लेके गोवा तक कोंकण तट बताया गया है। बहुत सारी जगह महाराष्ट्र से लेके गोवा तक कोंकण तट बताया गया। तो गलत वो भी नहीं है ना, गलत बात वो भी नहीं है। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो सही तरीका ये है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब गोवा से लेके यहां पे एक जगह है मैंगलोर। क्या है? ये गोवा हो गया, ये दीव लिख लो आप। ये है क्या? मैंगलोर। मैंगलोर। गोवा से मैंगलोर तक के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। क्या बोला जाता है? कन्नड़ तट। इसको ब्रिटिशर्स कैनेरा बोलते थे, तो इसका नाम पड़ गया कैनेरा तट। ठीक है। उनको कन्नड़ बोलना नहीं आता था, जैसे हिमालय बोलना नहीं आता था तो हिमालय, ऐसे ही कन्नड़ को क्या बोल दिया उन्होंने? कैनेरा। ठीक है। इसको कनारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनारी तट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद में यहां पे है कन्याकुमारी। यहां पे क्या है? कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। तो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ये जो मालाबार तट है कयाल के लिए फेमस है। ठीक है। अभी बात करेंगे पुंछ कयाल क्या होता है। ठीक है। लिख लिया? इतना समझ में आ गया सभी को? चलिए अब सबसे पहले कच्छ का तट स्टार्ट करते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। तटीय मैदान दो पार्ट में भारत में। जब हम तटीय मैदान देखते हैं तो सबसे पहला पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। ये दो पार्ट में बाइफिग्रेटेड है हमारे यहाँ पे प्लेन्स। इसमें सबसे पहली सीरीज हम कौन सी देख रहे हैं? पश्चिम वाली। कौन सी देख रहे हैं? पश्चिम वाली। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कच्छ से। कहां से स्टार्ट करेंगे? कच्छ से। कहां से स्टार्ट करेंगे? कच्छ से। तो कच्छ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कच्छ का ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है कछुआ, टॉर्टोइस। क्योंकि इसकी जो आकृति अगर आप देखोगे तो वो कछुए जैसी है। ये जो स्ट्रक्चर है कच्छ का ये कैसा है? कछुए जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। अगर मैं इस कच्छ को भी दो पार्ट में पढ़ने की कोशिश करूं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र को हम कच्छ बोलते हैं। इतने क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कच्छ बोलते हैं। और इस कच्छ को भी फिर हम दो पार्ट में बाइफिग्रेट कर देते हैं। एक तो ग्रेटर कच्छ, क्या बोल देते हैं? ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, और दूसरा लिटिल रन ऑफ कच्छ। कौन सा? लिटिल रन ऑफ कच्छ। ग्रेटर रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ ये बोल देते हैं। क्लियर है? ये जो है ये दलदली भूमि है। कैसी है? दलदली, मार्शी लैंड है। कैसी लैंड है? मार्शी लैंड है। ठीक है। ये जो पूरा ये बिल्कुल सफेद है। ये कैसा है? सफेद। इसलिए इसको सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद मरुस्थल, व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। किसको? कच्छ को। इसके नीचे एक जगह है, बहुत छोटी है ये, इसको बोलते हैं बन्नी ग्रासलैंड। इंग्लिश में भी बन्नी ग्रासलैंड, हिंदी में बन्नी घास के मैदान। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बन्नी घास के मैदान। ये बन्नी घास के मैदान ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि बेसिकली घास होगी यहाँ पे। घास के मैदान इसका मतलब क्या है? घास, जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रेरी, सवाना, पंपास, ये सब क्या है? घास के मैदान है। ठीक है। तो ये भी मैदान है, ये भी क्या है? मैदान है। अब इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके पास अपना क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी जो घास है उस घास को हम बोलते हैं हेलोफाइटिक घास। हेलोफाइटिक घास पढ़ने को हमको 2-3-4 दिन में पढ़ने को था, लेकिन हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को तो। पर काम की चीज अब छोड़ भी क्या सकते हैं। और मतलब जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि इतने दिन में कंप्लीट करा ना, चीजें भी उसी हिसाब से चल रही है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप ज्यादा अच्छे पढ़ रहे हो कि मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ? मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ? दोनों ठीक है। हाँ चलो, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी मत करो। ठीक है। हेलोफाइटिक घास ये एक स्पेशल प्रकार की घास होती है जिसमें सैलिनिटी होती है, लवणता होती है। तो क्या समझ में आया? ऐसी घास जो सैलिनिटी में भी पैदा हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? हेलोफाइटिक घास। हमारे यहाँ पे उसको बन्नी घास बोलते हैं। ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल रीजन में है ना, उष्णकटिबंध में एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात समझ में आ गई?
इसी कच्छ वाले रीजन में अंबानी भाई साहब का एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं कांडला। उनका अब ये डोमेस्टिक ही हो गया, समझ लो ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई? कांडला बंदरगाह किस तट पर है? कच्छ तट पर है, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब दूसरी बारी आ जाती है काठियावाड़ की। किसकी आ जाती है? काठियावाड़ की आ जाती है, ठीक है। ये जो काठियावाड़ है ये कहां से शुरू होता है? तो बेसिकली ये जो जगह दिख रही है इसको हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं? देखो अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो वो भी पूछ सकता है, इंग्लिश में मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो वो भी पूछ सकता है ना। ऐसा सारी चीजें बैलेंस करके दो बार कभी कभी नहीं बोली जा सकती, ठीक है। तो आप लोग पूछ लेना समझ में नहीं आए तो, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी कच्छ की खाड़ी। ये जो है ये भी खाड़ी है, ये भी गल्फ है, इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे। क्या बोलते हैं? तो ये जो है ये खंबात की खाड़ी से कैम्बे तक है, ठीक है। कौन सा मैदान? काठियावाड़ का मैदान। कौन सा मैदान? काठियावाड़ का मैदान। इसी काठियावाड़ के मैदान में जो खंबात वाला रीजन, ये जो खंबात वाला रीजन है, यहां सबसे उच्च ज्वार आते हैं, हाई टाइड आते हैं। क्या आते हैं? भारत में जो सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं ना, उच्च ज्वार, हाई टाइड, वो कहां आते हैं? काठियावाड़ में आते हैं। कहां आते हैं? काठियावाड़ में आते हैं। कहां आते हैं? काठियावाड़ में आते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? सभी को क्लियर है इतना? कुछ किसने कुछ बोला? नहीं बोला, ठीक है। चलिए अब इसी में एक और पहाड़ी है, इसी काठियावाड़ मैदान में, उसको हम बोलते हैं गिरनार पहाड़ी। क्या बोलते हैं? गिरनार पहाड़ी। इसी में एक और पहाड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं? गिरनार पहाड़ी। क्या बोलते हैं? गिरनार पहाड़ी। बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? गिरनार पहाड़ी। इसका एक और नाम है रेवतक पहाड़ी। क्या नाम है? गिरनार पहाड़ी और रेवतक पहाड़ी। और इसी इलाके में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, बब्बर शेर। एक बार यहां पे बाढ़ आ गई थी तो शेर तैरना जानते हैं, तो इस पहाड़ी तक आ गए थे। बात समझ में आई? ठीक है। एशियाटिक लायन, बब्बर शेर इसी इलाके में पाए जाते हैं। और बेसिकली इसी पहाड़ी के आसपास क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क है। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और वो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ सही है कि नहीं? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? अब ये गिरनार पहाड़ी, ये गिरनाथ पहाड़ी जो है वो क्यों याद रखनी है? क्योंकि यहां पर जो जैनों के 22वें तीर्थंकर थे, भगवान नेमिनाथ, ठीक है, उनके लिए फेमस है। उनका जो है, उनकी निर्वाण भूमि है। उनकी क्या है? निर्वाण भूमि। जो जैनों के 22वें तीर्थंकर है, उनकी क्या है? ये निर्वाण भूमि है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कोंकण तट। तो कोंकण तट जो है, इसमें बेसिकली रत्नागिरी, जो जितने भी आम वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी इलाके में होता है। बात समझ में आ गई? ये बात सभी को समझ में आ गई? उसके बाद में जो गोवा से मैंगलोर तक का तट है, गोवा से मैंगलोर तक का तट है, ये जो मैंगलोर पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट भी है मैंगलोर में, है कि नहीं? ये बड़ा फेमस है क्योंकि आपने कुद्रेमुख, बाबा बुदन यहां से लोह अयस्क तो प्रोड्यूस कर लिया, अब इसको इसी पोर्ट से भेजा जाता है, इसी मैंगलोर पोर्ट से भेजा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद में अगला है हमारा मालाबार। क्या है? मालाबार। ये जो मालाबार है, इस मालाबार में एक चीज बड़ी फेमस है, उसको बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं? कयाल। कयाल बेसिकली धान के मैदान होते हैं, सीधी सी शॉर्ट भाषा में बात करें, जो कि चावल के खेत होते हैं, राइस फील्ड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कयाल। इन्हीं कयाल में बैक वाटर आता है, जो सी से ओशन का पानी है ना, वो बैक वाटर के थ्रू इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। कयाल वर्ड याद रखना है, केरल में फेमस चलता है, इतना ये पूछ सकता है। पूछा है क्या? क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो मैं सोच रहा हूँ, मैं तो डीप में पढ़ा रहा हूँ, पर ज्यादा डीप में नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा है, प्रीलिम्स में। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसका भी अगर कयाल का भी पोस्टमार्टम करें तो ये 3 प्रकार से अलग अलग भूमि हो जाती है। वो जो मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं ना, ये तब की बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस किस साइड? पूर्वी तट पे। किस पे आ जाते हैं? पूर्वी तट पे। तो कन्याकुमारी से लेके, कहां से? कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, कन्याकुमारी से कहां तक? कृष्णा नदी तक का जो डेल्टा है, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। देखो, जो आपने आज तक पढ़ा है ना, उससे थोड़ा सा अलग लगेगा,
है ना, थोड़ा सा अलग लगेगा, लग भी रहा होगा मुझे जहां तक अंदाजा है, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा कि मतलब कुछ चीजें फैक्चुअल ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हालांकि ये क्लास हमारी बहुत फास्ट चल रही है, बहुत ज्यादा फास्ट है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट फिर भी रह जाते हैं, लेकिन जब मेंस के हिसाब से चलते हैं तो उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं और चीजें कॉन्सेप्ट से ही याद रखी जा सकती है, रटने से नहीं रखी जा सकती है, ठीक है। तो इस तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, ठीक है। कहां से? कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और ये वही कोरोमंडल तट है जो रिट्रीट मॉनसून रिसीव करता है, रिट्रीट मॉनसून से रेन रिसीव करता है, लौटते हुए मॉनसून से वर्षा प्राप्त होती है इसी कोरोमंडल तट पर, ठीक है। इसी समय आपने देखा होगा कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे चेन्नई में बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे लौटते हुए मानसून से क्या होती है? वर्षा होती है, क्योंकि मानसून वापस हो जाता है, ठीक है। कृष्णा नदी से आंध्र तट, कृष्णा नदी से गोदावरी का जो डेल्टा है, ये ऊपर बन गया थोड़ा सा, कृष्णा नदी से जो गोदावरी का डेल्टा है इसको बोलते हैं आंध्र तट। क्या बोलते हैं? आंध्र तट। क्या बोलते हैं? आंध्र तट या आंध्रा तट बोलते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को क्लियर है? गोदावरी से महानदी तक का डेल्टा या बेसिन, इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार या सिरकार, इंग्लिश में सिरकार बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्तरी सरकार, इसको आप लिख सकते हो नॉर्दर्न सिरकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। किसको? कहां से कहां तक को? गोदावरी से महानदी तक के, ठीक है। गोदावरी से महानदी वाले को हम क्या बोलते हैं? नर्दर्न सिरकार, ठीक है। अब महानदी से सुवर्ण रेखा, महानदी से, ये महानदी है, महानदी से सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा के तट को हम बोलते हैं उड़ीसा तट। क्या बोलते हैं? उड़ीसा तट। और उसके बाद में जो अंतिम तट है इसको हम बोलते हैं बंगाल तट। क्या बोलते हैं? बंगाल तट। तो बेसिकली ये हमारे तटीय क्षेत्र भी थे जो हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी। आई होप सो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी इससे रिलेटेड। किसी को कोई डाउट? थोड़ा बहुत भी? क्या हो गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।